Welcome back to Edinacel Daily Current Affairs series and today is 24th of June. आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कैबिनेट अप्रूव्स प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना फेज 4.0। आप सभी को याद होगा लास्ट ईयर जब कोविड-19 का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया था तो इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट ने गरीबों को अनाज फ्री में दिया था और काफी हद तक काफी ज्यादा अमाउंट में लंबे समय तक ये प्रोसेस चली थी ताकि हम हेल्प कर सकें उन लोगों को जो कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं ऐसे समय में राशन। तो अभी इसका 4.0 फेज स्टार्ट हो रहा है। इट मींस फर्स्ट टाइम जब अप्रैल में 2020 में से स्टार्ट किया गया था, उसके बाद फिर जब लगा कि कोविड-19 का इम्पैक्ट बढ़ता ही जा रहा है तो वापस से फिर इसे जून जुलाई में रिलॉन्च किया गया। उसके बाद 2021 में जब कोविड-19 का सेकेंड पैंडेमिक देखा गया तब अप्रैल में से लॉन्च किया गया और अभी फोर्थ फेज गवर्नमेंट ने कहा कि जुलाई से नवंबर तक हम एक्सटेंड करने वाले हैं। क्या होगा इसके तहत? फ्री ऑफ कॉस्ट फूड ग्रेन्स दिए जाएंगे 5 kg पर पर्सन पर मंथ। देखिए 2 साल से ये योजना कंटिन्यू चल रही है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसके तहत कितना राशन दिया जाता है पर पर्सन, राइट? तो 5 kg पर पर्सन पर मंथ यहाँ पे अलॉट किया जाता है। इसके लिए लगभग 81.35 करोड़ बेनिफिशियरीज को अभी तक इसका लाभ पहुंचाया जा चुका है, जो लोग कवर होते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के लाभार्थी जो है उन सभी को ये छूट प्रदान की जा रही है, राइट? इसके लिए कुछ एडिशनल फूड ग्रेन्स भी सेक्शन किए गए हैं सब्सिडी के साथ 64,031 करोड़ रुपीस का, राइट? अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा का पूरा खर्च उठाने वाली है। किसी भी स्टेट या यूटी से इसका एक्सपेंडिचर नहीं मांगेगी, इसका शेयर नहीं मांगेगी। पूरा का पूरा खर्च उठाया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसके लिए टोटल फंड अलॉट किया गया है वो है 67,266 करोड़ रुपीस। बात करें हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की तो सबसे पहले इसे अप्रैल मई जून 2020 इन 3 महीनों के लिए स्टार्ट किया गया था, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ कि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, पैंडेमिक सिचुएशन में इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा वीकर सेक्शन सामने आ रहे हैं, लोग काम पर नहीं जा पा रहे हैं जिसके चलते वो अनाज को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इस योजना को कंटिन्यूअसली एक्सटेंड किया जा रहा है और अभी हमें इसका फोर्थ फेज देखने को मिल रहा है। लगभग 80 करोड़ राशन कार्ड होल्डर्स को इस स्कीम का लाभ अभी तक मिल चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आईआईटी मद्रास लॉन्चेस सेंटर फॉर रिसर्च ऑन स्टार्टअप्स एंड रिस्क। देखिए जब भी कोई नया स्टार्टअप होता है, नया इनोवेशन होने जाता है, टेक्नोलॉजी की फील्ड हो या कोई भी दूसरी फील्ड हो, उसमें उतना ही रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। यानी कोई भी काम शुरू करने से पहले उसमें एक प्रॉपर रिसर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आईआईटी मद्रास ने एक सेंटर फॉर रिसर्च स्टार्ट किया है जिसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं क्रेस्ट, यानी सेंटर फॉर रिसर्च ऑन स्टार्टअप एंड रिस्क फाइनेंसिंग, इसे शॉर्ट में कहा गया है क्रेस्ट। ये क्या करेगा? ये एकेडमिक और लीडरशिप प्रोवाइड करेगा इनोवेशन में, एंटरप्रेन्योरशिप में और रिस्क कैपिटल में। इससे जो भी इंडियन स्टार्टअप्स हैं, नए नए वेंचर्स हैं, उनके लिए एक डेटा इकट्ठा हो जाएगा। एक जगह पे इंटीग्रेशन के थ्रू कई सारी इंफॉर्मेशन उन्हें मिल सकती है और हाई क्वालिटी रिसर्च के लिए एंगेजमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि पर्टिकुलरली हमें पता होता है ना कि अगर यहाँ एक इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे रिसर्च चल रही है तो लोग अपना आइडिया लेके वहां पे जाते हैं, लोग वहां जुड़ना चाहते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म पे काफी सारी चीजों को इंटीग्रेट करने के लिए ये बेसिकली बहुत अच्छा इनोवेशन हो सकता है ताकि रिसर्च सभी के लिए एक्सेसिबल हो सके और यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स भी आकर जुड़ सके, राइट? क्योंकि प्लेटफॉर्म जरूरी होता है किसी भी चीज के लिए। अगर प्लेटफॉर्म होगा तो सभी चीजें वहां पे आके जुड़ सकती हैं। तो इसके तहत इनोवेशन किया जाएगा, वेंचर कैपिटलिस्ट भी यहाँ पे आके जुड़ सकेंगे और रिस्क को लेकर रिसर्च भी की जाएगी। विजन क्या है क्रेस्ट का? तो जैसे अभी मैंने बताया कि फाइनेंसिंग, इनोवेशन, स्टार्टअप, डेवलपमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीजें एक जगह पर आकर इकट्ठी होंगी और इस रिसर्च सेंटर को हम एक लीडिंग सेंटर बना सकते हैं जिसे ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जा सके। ऐसे विजन को लेकर इसे स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स Ingenuity undertakes 8th flight on Mars।
इनजेन्युटी मार्स पे भेजा गया एक हेलीकॉप्टर है जिसे नासा ने एक्सपेरिमेंट के लिए भेजा था। जब नासा ने इसे बनाया था ना, तब सोचा था कि ये 3 से 4 बार ही जा पाएगा रेड प्लैनेट यानी मार्स पर, लेकिन फाइनली इसने जून 21 को अपनी 8th फ्लाइट रेड प्लैनेट पर पूरी की है, यानी 8वीं बार इनजेन्युटी को भेजा गया है। इट्स अ ग्रेट सक्सेस फॉर नासा कि जिसे उन्होंने सिर्फ 4 बार यूज करने के लिए बनाया था, 3 बार यूज करने के लिए बनाया था, उसे वो 8वीं बार भेज रहे हैं, राइट, सेम व्हीकल को। तो काफी अच्छा है ये। 525 फीट तक ये उड़ा और 440 फीट तक परसेवरेंस रोवर से दूर रहकर इसने अपना पूरा काम तय किया है। अब परसेवरेंस रोवर क्या है इसकी हम आगे बात करेंगे, डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम जान लेते हैं इनजेन्युटी के बारे में। तो इनजेन्युटी एक छोटा सा रोबोटिक हेलीकॉप्टर है, इमेज में आप देख सकते हैं, ये नजर आ रहा होगा आपको, एक ड्रोन की तरह नजर आ रहा है, राइट। तो ये रोबोटिक हेलीकॉप्टर है जिसे मार्स पे भेजा गया है नासा ने अपने मार्स मिशन के अंतर्गत, जो कि 2020 में लॉन्च किया गया था। इसे अर्थ से ही कंट्रोल किया जा रहा है। सभी ऐसे एयरक्राफ्ट जिन्हें रिसर्च के लिए भेजा जाता है उनका बेसिक कंट्रोल अर्थ पर ही होता है, राइट। पूरी तरह से सोलर चार्ज बैटरी इसमें यूज की जा रही है इस ड्रोन में, क्योंकि सोलर पावर पैनल यूज करने का मेन मकसद ये होता है कि बार बार आपको रिफ्यूलिंग नहीं करनी पड़ती है। ऑटोमेटिकली सोलर एनर्जी हर एक प्लैनेट पर प्रेजेंट है, अवेलेबल है, और जिसकी वजह से रिफ्यूलिंग अपने आप हो जाती है सोलर एनर्जी की वजह से। तो काफी अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो। इनजेन्युटी को बनाया गया था जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी ने, जो कि नासा की है। आगे हम बात करते हैं परसेवरेंस रोवर की। ये आप इमेज में ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये है परसेवरेंस रोवर। बेसिकली रोवर एक 6 पहियों की ऐसी गाड़ी होती है जो कि पर्टिकुलर प्लैनेट पे घूमती है, और इसमें बहुत सारे नए नए साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जुड़े होते हैं। जैसा कि आप परसेवरेंस रोवर को देख पा रहे हैं, इसमें 7 इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट किया गया है, जिसमें कुछ एनवायरमेंटल डायनेमिक एनालाइजर भी होंगे, कुछ मीटेरोलॉजिकल सेंसर भी होंगे जो ये पता लगाएंगे कि कैसा एनवायरमेंट है मार्स का, क्या ह्यूमन बीइंग्स वहां पे रह सकते हैं, किस तरह की डस्ट साइकिल है, क्या वहां के वेदर पे इम्पैक्ट पड़ता है सीजन्स के अकॉर्डिंग। ये सारी चीजें ये रोवर कैच करेगा, रिकॉर्ड करेगा, और इसकी रिसर्च के अकॉर्डिंग हम आगे आने वाले अपने ह्यूमन स्पेस मिशंस को रेडी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आपको याद रखना है, परसेवरेंस रोवर किस प्लैनेट के लिए है, मार्स के लिए। किसका मिशन है, नासा का मिशन है, राइट। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। इसे लॉन्च किया गया था 30 जुलाई 2020 में, और ये पहली बार मार्स पे पहुंचा Feb 18, 2021 में। आगे बढ़ेंगे, चेकलिस्ट ऑफ कोलंबियन बटरफ्लाईज हाइलाइट्स। यहाँ पे आपको बता दूं कि कोलंबिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट वैरायटी बियर करता है बटरफ्लाईज की कैटेगरी में, यानी सबसे ज्यादा वेराइटीज जो बटरफ्लाई की है ना वो कोलंबिया में पाई जाती है। लगभग 20% स्पीसीज जो बटरफ्लाई की आज तक मिली है वो हमें कोलंबिया में मिल जाएंगी। इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट हैज क्लासिफाइड 3642 स्पीसीज एंड 2085 सब स्पीसीज देयर, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट बना लिया जिसका टाइटल दिया चेकलिस्ट ऑफ कोलंबियन बटरफ्लाईज, क्योंकि कोई भी रिसर्च होती है ना उसकी एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की जाती है। तो एक तरह से ये डॉक्यूमेंट बनाया, उसका टाइटल रखा चेकलिस्ट ऑफ कोलंबियन बटरफ्लाईज, क्योंकि लगभग 200 से ज्यादा बटरफ्लाई की स्पीसीज हमें कोलंबिया में देखने को मिलती हैं। आप सोच भी नहीं सकते, आपको कभी बटरफ्लाई नजर आती होगी तो आपको सारी बटरफ्लाईज ऑलमोस्ट सेम लगती हैं। ज्यादा से ज्यादा हम उनके कलर से उनको पहचान सकते हैं कि ये अलग है वो अलग है, but more than 200 is very big numerical, right? तो यहाँ पे आप देखिए कि जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने बहुत सारे फोटोग्राफ्स इकट्ठे किए जिससे पता लगाया कि कोलंबिया में कितनी सारी बटरफ्लाईज की स्पीसीज पाई जाती हैं। बात हम करें कोलंबिया की लोकेशन की, तो आपको अगर याद आ रहा हो कि कोलंबिया कंट्री है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का आप नॉर्थ वेस्ट पार्ट देखेंगे तो सबसे पहले आपको कोलंबिया नजर आ जाएगा, जिसकी बॉर्डर लगती है वेनेजुएला, ब्राजील, पेरू और इक्वाडोर से, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे पैसिफिक ओशियन से इसकी बॉर्डर शेयर होती है, और ये है हमारा पनामा सिटी जहाँ पे पनामा कैनाल भी लोकेटेड है। यहाँ पे आप देखेंगे कैरिबियन सी। तो बेसिकली 2 वाटर बॉडीज हैं मेन, कैरिबियन सी और पैसिफिक ओशियन, बाकी कंट्रीज इसके बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये कोलंबिया, आपको लोकेशन बिल्कुल याद रखनी है। बात करते
बायोडाइवर्सिटी की, तो कोलंबिया एक मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज में से एक है। बर्ड की स्पीसीज में कोलंबिया की ओवरऑल रैंकिंग फर्स्ट है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि बर्ड स्पीसीज सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो कोलंबिया पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक पर आता है। और इसमें काफी सारी प्लांट की स्पीसीज भी मिलती हैं। हम कह सकते हैं कि 10 to 20% ग्लोबल स्पीसीज सिर्फ कोलंबिया कंट्री में ही लोकेटेड है। राइट, सेकेंड मोस्ट बायोडाइवर्स कंट्री है वर्ल्ड में, ये ब्राजील के बाद। ठीक है, तो ब्राजील नंबर 1 पे है। ब्राजील की लोकेशन भी आप देख लीजिए, बिल्कुल कोलंबिया के पास में ही है, क्योंकि ये जो बायोडाइवर्सिटी होती है ना, ये कंट्री वाइज नहीं होती है, इसका अपना एक नेचुरल रीजन होता है। और ये रीजन कोलंबिया, ब्राजील, ये पूरा आसपास लगा हुआ रीजन है साउथ अमेरिका का। तो बेसिकली पूरा ही बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है। The country has 10% of world's mammal species, 14% amphibian है यहाँ पे, और 18% bird की species है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट विंस ऑनर इन एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसे एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी में अवार्ड मिला है। आप देख सकते हैं काफी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड किया है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जिसके चलते ACI यानी एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने इसे ये अवार्ड दिया है, रोल ऑफ एक्सीलेंस ऑनर। क्या नाम है अवार्ड का? रोल ऑफ एक्सीलेंस ऑनर। किस लिए दिया जाता है ये? अगर कंसिस्टेंटली एक्सीलेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं पैसेंजर्स के लिए, तो पैसेंजर्स का ओपिनियन लिया जाता है कि क्या आपको यहाँ की सर्विसेज पसंद आ रही है, और उन्हीं के बेसिस पर ये अवार्ड दिया जाता है। तो क्या सिर्फ कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ये अवार्ड मिला है? नहीं, इसके साथ साथ और भी कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को ये अवार्ड दिया गया है। कब दिया गया है? ACI कस्टमर सर्विस ग्लोबल समिट अभी 9 सितंबर 2021 मॉन्ट्रियल कनाडा में हेल्ड होगी। उस दिन ये अवार्ड दिया जाएगा फिजिकली, अभी इसका सिर्फ अनाउंसमेंट किया गया है। राइट, बात करते हैं कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कि क्यों इसे ये अवार्ड मिला। तो पिछले 5 सालों से कई सारे अवार्ड्स ये जीतता आ रहा था, और 10 सालों से अपनी सर्विसेज के लिए ये फेमस रहा है। साथ में 6 दूसरे एयरपोर्ट्स को भी ये अवार्ड दिया जा रहा है। सर्विस क्वालिटी प्रोग्राम की बात करें तो ये एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का एक प्रोग्राम है जो कि ये चेक करता है कि एयरपोर्ट्स पर किस तरह से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जा रहा है, वहां का मैनेजमेंट कैसा है और क्या आगे सुधार होना चाहिए। ये पूरे एक्सीलेंस की जिम्मेदारी लेता है सर्विस क्वालिटी प्रोग्राम, जिसे लॉन्च किया गया था एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा, और ACI को स्टैब्लिश किया गया 1991 में। रिमेंबर, इंटरनेशनल बॉडी है ये एयरपोर्ट्स की, 1991 में इसे लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ेंगे, पासपोर्ट सेवा दिवस, जो कि हर साल 24 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। पासपोर्ट सेवा दिवस इसे एस्टैब्लिश किया, सबसे पहले सेलिब्रेट किया गया था 1967 में। पासपोर्ट एक्ट आया था 1967 में, तो जिस दिन ये एक्ट इफेक्टिव हुआ उसी दिन से हर साल पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया जाता है 24 जून को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। यानी ये हमारा इंडियन है, राइट, इंडियन डे है, इंटरनेशनल नहीं है, नेशनल डे है ये। फर्स्ट पासपोर्ट सेवा डे 2013 में सेलिब्रेट किया गया, जबकि पासपोर्ट एक्ट आया 1967 में। तो जिस तारीख को ये एक्ट रिलीज हुआ, इफेक्ट में आया, उसी तारीख को चूज किया गया, लेकिन 2013 में। तो आज के लिए इतना ही काफी है, थोड़े कम इंपॉर्टेंट न्यूज थी आज, इसीलिए हम इतना ही डिस्कशन करेंगे। पर जुड़े रहिए हमारे साथ, कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। थैंक यू सो मच।